नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं मनोज माइंडकर। वैशाख ज्येष्ठ की संगम स्थली यानी अप्रैल मई के महीने में कैलेंडर खंगाला जाना स्वाभाविक सी बात है। पूरे देश में गर्मियों की छुट्टियों की दस्तक मानो सामूहिक पर्यटन भावना का सैलाब ले आती है। कई लोग तो आजकल कम लोकप्रिय स्थलों को भी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इन दिनों पर्वों की बात करें तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उत्सव हमने मनाया माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात की सेंचुरी पूर्ण होने के रूप में। पिछले 8-9 वर्षों की श्रृंखला में से कोई भी एपिसोड लीजिए, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना से जुड़े विविध बिंदुओं का उल्लेख उसमें मिलता है। और तो और स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो इन कड़ियों में प्रबल रूप से मुखरित होते रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व हमें एक ऐसे भाव का बोध कराता है जिसकी आज दुनिया को सबसे अधिक जरूरत है, और वो है विश्व शांति और बंधुत्व। भगवान बुद्ध का दर्शन आज भी भारत के अलावा कई देशों के लोगों का जीवन मार्गदर्शक है। इन दिनों के कुछ अवसर जैसे श्रमिक दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे और मदर्स डे समाज में मानव मूल्यों और सेवा की भावना के महत्व को रेखांकित करते हैं। इन सभी में पूरे विश्व में महिलाओं के योगदान और त्याग का बिंदु भी शामिल है। उन्हें आदरपूर्वक नमन करते हुए आइए सुनते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। शुरुआत में हमने स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र किया। इसके अंतर्गत इंदौर और सूरत जैसे शहरों की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं, किंतु बहुत कम बात होती है स्वच्छता रैंकिंग्स में अव्वल आने वाले छत्तीसगढ़ के नगर अंबिकापुर की। सामूहिक प्रयास की एक अनूठी कहानी। ये काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि मेरे काम करने से मेरा शहर साफ सुथरा रहता है, मेरे शहर का नाम होता है, भारत में नंबर 1 आता है मेरा शहर। रात में 10 बजे ड्यूटी लगते हैं और रात भर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। रात भर झाड़ू मारेंगे, कचरा उठाएंगे, यानी पूरे शहर की सफाई की जिम्मेदारी हम ही लोगों के ऊपर है। बहुत ही मेहनत है। हम लोग से बस कुछ नहीं हो पाएगा जब तक कि पब्लिक हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा तब तक। और दुकान का कचरा सबको बाहर कर देते हैं, जिससे हम लोग को परेशानी बढ़ जाता है। उन्हीं को थोड़ा समझाइश हो कि डस्टबिन का इस्तेमाल करें, बाहर कचरा ना फेंकें, सहयोग होगा इससे हम लोग को। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। नई दिल्ली के राजपथ पर जब 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के रूप में एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, तो वहां से लगभग 1000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटे से शहर अंबिकापुर के लोगों ने इस आंदोलन को बड़े ही पवित्र और खुले मन से स्वीकार किया। न गंदगी करेंगे, न करने देंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए इस महामंत्र को शहर और गांव के लोगों ने आत्मसात कर लिया। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक अधिकारी श्रीमती ऋतु सेन थीं, जिन्होंने सबसे पहले इस आह्वान को शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही बड़ी संख्या में महिला साथियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर के रूप में देखा। सरगुजा जिला अंबिकापुर की कलेक्टर रहने के दौरान महिलाओं की यानी स्वच्छता दीदियों की एक बड़ी सेना के साथ उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। कैसा रहा है अब तक का सफर, बता रही हैं स्वच्छता दीदियों की प्रमुख
सुश्री शशिकला सिन्हा। 8 साल का सफर तो बहुत चुनौती भरा रहा। कई जगह ऐसा होता था कि जैसे घरों से कचरा लेने जा रहे हैं और कई लोग जैसे दीदी कचरा उठाई घरों से, वो तुरंत दीदी के जाते के साथ पूरा घर धोना शुरू कर देते थे। तो क्या होता, धीरे धीरे मन में थोड़ा हीन भावना के आने लगता है दीदी लोग के। और कई लोग फिर घर में जब कई लोग जाती थी तो कई लोग अगल बगल वाले या उनके रिश्तेदार मना कर देते थे कि ये कचरा में काम करके आ रही है, इसको मत रखो। कई लोग तो सोचे कि कैसे करें, छोड़ दें क्या, कि करें कि नहीं करें। लेकिन जब हम लोग मीटिंग करते थे महीना में एक दिन पूरे दीदी लोग के साथ, उस दिन हम लोग उस सारे बात को डिस्कस करते थे और उनकी जो मानसिक दशा रहती थी उसको क्लियर कर देते थे। तो जब वो आके मुझे बताती थी कि दीदी आज वो ऐसा की, आज वो ऐसा की, मैं फिर उनको बताती थी कि सफाई का काम सबसे बड़ा पुण्य काम होता है। तो आप सोचो कि मैं उनसे बड़ा काम कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ। तो इस तरह दीदी लोग का जो मानसिक स्थिति जो अगर बदल रहा था तो उनसे हम लोग बात कर करके उसको ठीक करते जाते थे। तो रियलिटी है कि हम लोग जानते ही नहीं थे कि इसके लिए अवार्ड भी मिलता है। हम लोग तो एक काम करना चाह रहे थे, वो काम कर रहे थे जब, लेकिन हाँ जब उस काम का अवार्ड मिला तो बहुत खुशी हुआ कि लोग इस काम को भी इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये मतलब केवल ये मेरे नज़र में नहीं, लोगों के नज़र में भी ये बहुत अच्छा काम है, तभी तो कोई अवार्ड कर रहा है। तो बहुत खुशी हुई। दिल्ली से जब हम लोग अवार्ड लेके आए तो हमने हर सेंटर में जाके, जैसे हमारे पास उस समय 18 SLRM सेंटर था, मिठाइयाँ बांटी हर सेंटर में। इस स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था कि लगातार 8 वर्षों से यानी सन 2015 से 2022 तक अंबिकापुर शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में 2 लाख की आबादी वाले शहरों में लगातार शीर्ष स्थान हासिल किया है और एक नया मानदंड स्थापित किया है। अंबिकापुर नगर को स्वच्छता के शीर्ष पर स्थापित करने वाले इस अभियान की क्या हैं खास बातें, आइए जानें अंबिकापुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की से। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे अंबिकापुर शहर के सम्मानित नागरिकों को। दूसरा, हमारे स्वच्छता दीदियाँ, हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी कोई मिलके इसको एक अभियान की तरह एक्सेप्ट किए, जो कि हमको एक पॉजिटिविटी की ओर ले गया। जैसे गार्बेज कैफे, जिसमें कि 1 किलो प्लास्टिक्स लेके आइए और मुफ्त में भोजन करिए, आधा किलो प्लास्टिक्स लेके आइए और फ्री में नाश्ता करिए। जो प्लास्टिक्स आ रहे हैं उसमें हमें अधिक कीमत कैसे मिलेगा, तो हमने ग्रैन्यूल्स कन्वर्ट करने का प्लांट टर्सरी सेग्रीगेशन सेंटर में रखा। तो उसकी कीमत मिलती है, जो कि हमारे स्वच्छता दीदियों का जो सहकारी समिति है उसी में वो पैसे जाते हैं और फिर हम रोटेशनली उसे पेमेंट के रूप में आगे लेके आते हैं। हमारे अंबिकापुर का सक्सेसफुल होने का कारण और मोस्ट सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का जो मॉडल है वो इसलिए है क्योंकि हर चीज़ का हम एंड स्टेज करके रखे हैं। प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स कर रहे हैं, वो रिसाइकलिंग में चला जा रहा है। गीला कचरा का खाद बना रहे हैं, वो किसान को चला जा रहा है। शुरुआत में जैसे हम 2-3 वार्डों के बीच में एक SLRM सेंटर बनाए, सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर। उसमें फर्स्ट सेग्रीगेशन घर पे, सेकेंड सेग्रीगेशन SLRM सेंटर पे और थर्ड फिर टर्सरी सेंटर में। शहर के स्वरूप के अनुसार हम लोगों ने 17 SLRM सेंटर बनाए थे और शहर का स्वरूप अब काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो निश्चित तौर पे हमें नए SLRM सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सटेंशन के रूप में अभी 2 SLRM सेंटर हम लोग बना रहे हैं। दिल्ली जाके जब नाम पुकारा जाता है और अंबिकापुर फर्स्ट आता है तो नेचुरली मैंने कहा ना कि हम परीक्षा पास करें और फर्स्ट आए, ऐसा अनुभूति और शहर वालों को थैंक्स करने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। प्रतिदिन एकत्र कचरा अब आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। लगभग 51 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा एकत्र करना, उसका उपचार करना, उसे तौलना और फिर उससे बने जैविक खाद को बेचना अत्यंत श्रम साध्य है। रोज की चुनौतियों और निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों पर प्रकाश डाल रही हैं नगर निगम अंबिकापुर की आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगई। तो देखिए, हमारे शहर की यदि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था को देखें तो हमारे शहर की लगभग आबादी 1.4 लाख है
और 48 वार्ड्स को 19 SLRM सेंटर्स में, जो हमारे प्रोसेसिंग सेंटर्स का नाम है, उनमें बांटा गया है, जहाँ पे 470 हमारी दीदियाँ लगातार दिन रात काम करती हैं। तो हमारी जो पूरी व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो है वो एक रिक्शा है, जिसको 3 महिलाएं संचालित करती हैं और लगभग 200 घरों से कचरा इकट्ठा करती हैं। तो ये जो महिलाएं हैं ये सुबह सेंटर से 7 साढ़े 7 बजे निकल के पूरा कचरा कलेक्ट करती हैं और फिर सेंटर में आकर उसको प्रोसेसिंग करते हुए शाम के 5-6 बजे तक सेंटर में रहते हुए काम करती हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब शाम के 5-6 बजे जब सेंटर में सारा कूड़े का निपटारा हो जाता है, वो सेंटर इतना साफ रहता है कि वहाँ पे एक आदमी खाना भी खा सकता है। तो हमको गीला और सूखा कचरा प्राप्त होता है, लेकिन उसको और भी ज़्यादा जब हम सेग्रीगेट करते हैं तो कूड़े की वैल्यू बढ़ती है। साथ ही साथ फिर जो गीला कूड़ा मिलता है उसको हमको खाद में उसको बनाना पड़ता है और खाद की बिक्री करनी होती है, जो सेंटर से ही डायरेक्टली हो जाता है। और जो सूखा कचरा है, जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको फर्दर उसकी प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं। कुछ ऐसे कचरे हैं जो डायरेक्टली सेंटर से सेल हो जाते हैं, ऐसे 14 कैटेगरी ऑफ वेस्ट है, और बाकी 3 फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हमारी टर्शरी सेंटर पे भेजा जाता है। साथ ही साथ इन महिलाओं को यूजर चार्ज कलेक्शन भी करना होता है, डोर टू डोर जाके जो भी हमारा मंथ का निर्धारित दर है उससे कलेक्ट करती हैं। तो जो हमने इतना डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना रखा है उससे काफ़ी सारे फायदे हमको मिलते हैं। इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि पूरा सिस्टम में सबको अपनी जिम्मेदारी तय है, सबको पता है कि क्या काम करना है। दूसरा, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग हो पाती है, क्योंकि हर लेवल पे, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो सेंटर इंचार्ज हो, चाहे वो निगम के जो प्रोग्रामर जो रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरा डेटा हर लेवल पे एवरी डे मेंटेन होता है। लॉग बुक्स अच्छे से मेंटेन किए जाते हैं, सत्यापित किए जाते हैं, और इसके कारण, इतनी मॉनिटरिंग के कारण सर्विस डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अंबिकापुर शहर के इस स्वच्छता अभियान में जहां एक ओर स्वच्छता दीदियों, सफाई कर्मचारियों और निगम प्रशासन का बड़ा योगदान है, वहीं नगर के नागरिकों के सक्रिय सहयोग ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोग कहते हैं, मेरा नाम श्रेयांश पांडे है। मैं 7-8 सालों में लगभग 4-5 बार अंबिकापुर आया हूँ। पुराने अंबिकापुर में यदि आप देखें, जब मैं आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मोहल्लों में कचड़े के ढेर आपको हर 100 मीटर पे मिल जाएंगे। अब वो ढेर हट गए हैं और वहां पे डस्टबिन की अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। अब लोग भी जो है वो डस्टबिन का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं और वहीं पे कचड़े डालते हैं। और लोगों के व्यवहार में भी यह परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखता है कि वह भी सचेत है कि स्वास्थ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कचड़े को कहीं भी नहीं फेंकना है। डस्टबिन का, हाइजीन का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्वच्छता के दृष्टिकोण से परिवर्तन तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। पुराने अंबिकापुर और अभी के अंबिकापुर में यदि आप तुलना करें तो लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन दिखता है, पर्यावरण में भी परिवर्तन दिखता है। अंबिकापुर शहर सघन वन क्षेत्रों और साफ स्वच्छ गांवों से घिरा हुआ है। यहाँ की लोक संस्कृति और गीत संगीत में भी प्रकृति और सौंदर्य के साफ स्वच्छ चित्र बिखरे पड़े हैं। इन सब ने मिलकर इस नगर के सौंदर्य को प्राकृतिक स्वरूप दिया है। स्वच्छता आंदोलन की ज्योति जिसने अस्वच्छता के अंधकार को समाप्त किया है, उम्मीद है वह इसी तरह मशाल बनकर संपूर्ण धरती को स्वच्छ और सुंदर करेगी। स्वच्छ ताज अंबिकापुर। वाचन स्वर अंजनी कुमार पांडे। प्रस्तुति प्रमेंद्र यादव, आकाशवाणी अंबिकापुर। अरे भीषम जैसा इस दुनिया में जन्मेगा बलवानी ना, एक पाप के करने से रही। आज व्यक्तिगत तौर पर ख्याल आया कि ट्रैवल प्लान्स बनाते हुए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरला जैसे राज्यों को लेकर कई बार इंटरनेट पर सर्च किया है, लेकिन राजधानी से जुड़े हुए हरियाणा को लेकर नहीं। उतने में एक पुस्तक हाथ लगी, लैंड ऑफ द गॉड्स, द स्टोरी ऑफ हरियाणा। शीर्षक से ऐसा लगा कि किताब में बहुत कुछ होगा राज्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बिंदुओं के सार स्वरूप।
दिलचस्प बात यह है कि इसके लेखक अर्जुन सिंह कात्यायन जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र से जुड़े हुए हैं। जी, आपने सही शुरुआत की। मेरे ख्याल से ये बात कहना इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा जो इतिहास है उसमें हम हमारे देश के अलग अलग खंडों के बारे में भी जब भी जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ कारणों से हरियाणा का इतिहास इतना ज़्यादा शायद लोगों के जहन में नहीं आता। वो बहुत लोग सहज ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं कि हरियाणा का जो इतिहास है वो कितना पुराना है। तो और हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, हर तरह के इतिहास की। ये सिर्फ राजनीतिक इतिहास या मॉडर्न इकोनॉमी के इतिहास की बात नहीं है। जिस तरह से हमने शुरुआत की, लैंड ऑफ द गॉड्स द स्टोरी ऑफ हरियाणा पुस्तक का शीर्षक है। इसकी एक तो कारण ये था, ये टाइटल देने का, कि जब भी भगवान की बात हो, देवभूमि की बात हो, तो वास्तविक तौर पे लोगों को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या केरला को जिस तरह से गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, सब अलग अलग राज्य मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे लगता है ये देश इटसेल्फ इज अ सेक्रेड ज्योग्राफी, और अलग अलग भागों के अंदर भगवान और अलग अलग भागों के अंदर प्रभु के रूप मौजूद हैं। परंतु हरियाणा को लेकर इस तरह की धारणाएं बन गई थी, इस तरह के स्टीरियोटाइप्स एस्टैब्लिश हो गए थे, जिस वजह से लोगों के लिए सोचना बहुत कठिन हो रहा था उस मापदंड में। तो इन कॉन्ट्रास्ट हरियाणा वो धरती है जिसपे इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज सॉर्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन, जिससे इंडस से आप इंडिया भी ले सकते हैं, वो उसकी जो सबसे बड़ी साइट्स हैं वो हरियाणा में मिली हैं। हिसार के पास राखी गढ़ी एक साइट है जिसमें अभी भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको इसलिए कहा गया क्योंकि इंडस नदी के तट पर या उसके घाट पर अलग अलग साइट्स थी जहां पर शहर बसे हुए थे। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस या सिंधु नदी के घाट पर शहर बसे हुए थे। सरस्वती नदी भी जो थी, जो हरियाणा से बहती थी, आदि बद्री यमुनानगर के पास से सरस्वती नदी प्लेन्स पर आती थी और हरियाणा को क्रिस क्रॉस करते हुए राजस्थान और फिर समुद्र में जाती थी। तो उसके भी साइड पर उसी समय में बहुत सारे सेटलमेंट्स थी, और वो सेटलमेंट्स ये एस्टैब्लिश करती हैं कि इस देश के सबसे पुरानी सभ्यताओं में जो सबसे बड़ी जो साइट्स थी वो हरियाणा में मौजूद थी। उसके बाद अगर हम ये बात भी करें कि ऋग्वेद जो हैं वो सरस्वती नदी के बैंक्स पर लिखे गए थे, और सरस्वती नदी का जो हम जियोलॉजी के थ्रू, हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, हम लिटरेचर रिव्यू के थ्रू भी जो हम पता लगाते हैं, तो सरस्वती नदी भी हरियाणा से बहकर आगे जाती थी और सरस्वती के ही तट पर वेद लिखे गए थे। तो वैदिक सभ्यता का भी यहाँ पर जन्म हुआ। और दूसरा, अगर हम महाभारत की बात करें, जो भगवद गीता, जो देश के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत रिवर्ड डॉक्यूमेंट है, वो भगवद गीता यहीं पर, उसका सार यहीं पर हुआ था, कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर। तो तब से लेकर आज तक हरियाणा हैज़ ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ रिलीजियस सिविलाइजेशन और रिलीजियस सिविलाइजेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये कई कारणों से आज हम उसको इस तरह से पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से इसका ये टाइटल भी हुआ। तो आप चाहे आप सिविलाइजेशनल हिस्ट्री से देखें या उसके बाद कॉन्टिन्यूइंग टेम्पल कल्चर, कुरुक्षेत्र की जो मान्यताएं हैं या अलग अलग जो यहाँ पर संप्रदाय भी बने, तो हरियाणा हैज़ ऑलवेज बीन दैट हब, पर डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया। और अर्जुन, अभी आपने सरस्वती नदी का उल्लेख किया, क्या आपने इसे आस्थावश शामिल किया या इसमें भूगर्भ शास्त्र का भी कोई एलिमेंट है? जी, मतलब आपने पढ़ लिया और जान लिया कि मेरी रुचि भूगर्भ विज्ञान में भी है। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग एज वेल। सही बात है कि एक तो सरस्वती नदी सिविलाइजेशनल और रिलीजियस और धार्मिक आस्था वाली एक हिस्ट्री से भी जानना चाह रहा था, परंतु कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक सेंटर है, सरस्वती रिसर्च सेंटर, वहाँ पर, और क्योंकि मैं एक जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और दिल्ली के आसपास जो जियोलॉजी है वो बड़ी रुचि से मैंने पढ़ी थी जब मैं अपने बैचलर्स के लिए दिल्ली आया था, दिल्ली विश्वविद्यालय में हंसराज कॉलेज में पढ़ा मैं। वहाँ पर ये सारे जो ट्रेंड्स थे जियोलॉजी के, डिबेट्स के, वो सब पढ़ भी रहा था, समझ भी रहा था, और उसमें से आगे पीएचडी के लिए, डॉक्टरेट की स्टडीज़ के लिए
और टॉपिक्स को भी समझने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उसी दौर के अंदर एक टॉपिक ये भी आया, और जाहिर सी बात है बहुत जियोलॉजिस्ट इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, तभी परहैप्स अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च चल रही है जियोमॉर्फोलॉजी में, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी में। तो ये एंगल ज़रूर था कि मैं दोनों का जो मिलन हो रहा है विज्ञान का और आस्था का, वो सरस्वती में हो रहा है, और वहीं से पिक करते हुए उस टॉपिक को यहाँ पे भी डिस्कस किया गया। पर ये बात ज़रूर है कि चाहे हम कोई भी एंगल लें, चाहे हम इसको अप्रोच करें विज्ञान वाले एंगल से, या हम इसे अप्रोच करें धर्म और आस्था वाले एंगल से, या चाहे हम अप्रोच करें इन्हें शास्त्रों वाले एंगल से, अंत में ये सब जैसे कहते हैं ना कि तीनों नदियों का मिलन होता है, और वही हुआ है सरस्वती के टॉपिक में, जो मैंने किताब के अंदर भी एक्सप्लोर किया है। इसको मैंने अलग अलग लेक्चर्स के अंदर भी एक्सप्लोर किया था, जिसमें मैंने 4-5 जो अलग अलग वेज हैं, सेक्शनिंग हैं सरस्वती सिविलाइजेशन, उसकी हिस्ट्री और सरस्वती नदी के विलुप्त होने की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, वो मैंने सभी अलग अलग लेक्चर्स के अंदर भी एक्सप्लोर किए हैं। ऑल ऑफ देम आर अ मिक्स ऑफ जियोलॉजी, क्लाइमेट साइंसेज, लिटरेचर, रिलीजियस टेक्स्ट एंड ऑल्सो व्हाट वी सी ऑन ग्राउंड टुडे। भूमि देवताओं की पुस्तक लैंड ऑफ द गॉड्स, द स्टोरी ऑफ हरियाणा के लेखक अर्जुन सिंह काद्यान को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। पर्यटन की बात चली रही है तो ध्यान आया कि अगले सप्ताह पर्यटन मंत्रालय राजधानी में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने जा रहा है। इसमें पर्यटन के विविध प्रकार और उनके विशिष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कई अहम मुद्दों पर वैचारिक मंथन किया जाएगा। आजादी नविला पुत्र गौरीचा, आजादी नविला पुत्र गौरीचा, मान मिळविला छत्र चौरीचा, आजादी नविला। इस महीने देश के 4 राज्यों का स्थापना दिवस है, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम और गोवा, यानी देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते उत्कृष्ट उदाहरण। महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा माइक्रोफोन सैर कराया नई दिल्ली में स्थित महाराष्ट्र सदन की। मनोज जी, मैं नीवा हूँ, नीवा जैन, 2008 बैच की आईपीएस ऑफिसर हूँ और अभी एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर करके महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र की तरफ से पोस्टेड हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक तरह से 3 घंटे में महाराष्ट्र का कल्चर, संस्कृति, महाराष्ट्र का ट्रेडिशन, महाराष्ट्र की हिस्ट्री, इस तरह से संपूर्ण महाराष्ट्र से रिलेटेड जो भी कल्चर रिलेटेड चीजें हैं उनको 3 घंटे में हम एक पोर्ट्रे करेंगे। जैसे यहाँ के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स, महाराष्ट्र की साहित्य कला, महाराष्ट्र की हिस्ट्री, कैसे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, उसके पहले की हिस्ट्री महाराष्ट्र की शिवाजी महाराज से लेकर कैसे महाराष्ट्र की हिस्ट्री डेवलप हुई है, उसके अलावा मॉडर्न टाइम्स में महाराष्ट्र अभी क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नया हमारा डेवलपमेंट की तरफ, क्या क्या हमारी नई स्कीम्स चल रही हैं, या फिर क्या एक्सेप्शनल हमारा स्टेट कर रहा है, ये सारा कुछ आज के कार्यक्रम में समाहित होगा। नीवा जी, ये बताइए, आप महाराष्ट्र को बिलोंग नहीं करती लेकिन महाराष्ट्र से अब जुड़ी हुई हैं। इस राज्य के ऐसे बिंदु जो आपको बहुत भाए हो, जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो। अब महाराष्ट्र में काम करते करते ऐसा लगता है कि मैं भी यहीं की हूँ। खाने पीने से लेकर बोली से लेकर सारी चीजें मतलब एक तरह से इनग्रेन हो गई हैं मराठी चीजें मेरे अंदर। एंड महाराष्ट्र एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट हम जैसे बोलते हैं वो है। ये सिर्फ कहने को नहीं है, यहाँ आके आपको पता चलता है कि यहाँ के लोगों की सोच बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही उद्यमी है, जैसे बोलते हैं इंडस्ट्रियस हैं यहाँ के लोग। एक संपूर्णता है स्टेट में, चाहे कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे आप इसका डांस फॉर्म्स देख लें, चाहे आर्ट फॉर्म्स देख लें, पेंटिंग्स, वारली पेंटिंग हो गई, यहाँ की संत परंपरा है, वारकरी, और जो संत हुए हैं इतने फेमस संत हुए हैं यहाँ से। उसके अलावा टेक्सटाइल्स में देख लें, यहाँ की पैठनी साड़ी हो, चाहे टूरिज्म देख लें, हमारी अजंता एलोरा की केव से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीचेस हैं। और इंडस्ट्री में देखें, शुगर इंडस्ट्री,
एंड अदर इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है हमारा। तो एक बहुत ही मतलब ऑलराउंडर टाइप का जगह है एंड हर क्षेत्र में महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन में हमारा स्टेट काफी पहले से आगे रहा है। महात्मा फुले हों, कार्वे जी हों, ये सब हमारे स्टेट से आए हैं। और इंडिपेंडेंस की आप स्ट्रगल में देखें तो बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज महाराष्ट्र से रह चुकी हैं। अनगिनत नाम हैं जो जुड़े हुए हैं फ्रीडम स्ट्रगल से। महाराष्ट्र की अतिरिक्त निवासी आयुक्त सुश्री नीवा जैन को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। ज्येष्ठ अष्टमी के दिन जम्मू कश्मीर के खूबसूरत नगर गांदरबल के निकट स्थित क्षीर भवानी मंदिर परिसर में विशेष मेला आयोजित किया जाता है। साहित्यकार और प्रसारण कर्मी केवल किशन लिद्धू इस स्थान की महिमा के बारे में बताते हुए, माता क्षीर भवानी का तीर्थ दरअसल कश्मीर घाटी में उस समृद्ध परंपरा और चिंतन प्रक्रिया का साक्षी रहा है जो भारतीय चिंतन और अध्यात्म का मूल स्रोत है। दरअसल इतिहास में झांकने से पता चलता है कि ये सहस्त्राब्दियों से भिन्न आध्यात्मिक परंपराओं, योग, भक्ति और मानव कल्याण को विकसित करने का विचार केंद्र भी था। कश्मीर मंडल के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि पूरे जगत को पता है, राजतरंगिणी में उन सभी तीर्थों के साथ साथ इस महान तीर्थ का भी हवाला मिलता है। किसी न किसी रूप में कश्मीर की आबादी को इस तीर्थ ने आबादी के हर वर्ग को जोड़ा है और संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। ये कश्मीर की उस मिश्रित आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें वैदिक, शैव, शाक्त, बौद्ध और अन्य भारतीय चिंतन परंपराएं एक दूसरे के विरोध में नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक थीं। चिनाची नीलमत पुराण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि लंका नरेश रावण के साथ युद्ध के बीच माता राज्ञा, जो श्रीलंका में शक्ति माता श्यामा के रूप में पूजी जाती थी, अधर्मी रावण और उसकी जो राक्षस मंडली थी उनको सिद्धियां और शक्तियां प्रदान ना हो, हनुमान जी ने अपने कांधों पर देवी श्यामा को लाद कर तुलमुला नामक कश्मीर के गांव में जल स्रोत वाले मंदिर में स्थापित किया और सुशोभित किया। माता श्यामा या राज्ञा क्षीर भवानी के रूप में प्रसिद्ध होने लगी। दरअसल हनुमान जी की प्रतिमा भी हम क्षीर भवानी मंदिर में साथ साथ देखते हैं और गर्भगृह में वो भी सुशोभित है। शुद्ध क्षीर का भोजन महाराज्ञा को प्रिय है और यही भक्तजन उस सोते में चढ़ाते हैं जहां माता का वास है। इस माह की कुछ विशेष तिथियां हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, हमारे सह अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। महाराणा प्रताप, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, वीर सावरकर, गुरु अर्जुन देव, रानी लक्ष्मीबाई और मास्टर अमीर चंद इसी गाथा की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। साथ ही याद आता है इंडोलॉजिस्ट, भारत रत्न पीवी काणे, पुरातत्वविद वीएस वाकणकर, बौद्ध दार्शनिक और शिक्षाविद कुशोक बकुला रिम्पोचे, विदुषी गिरिजा देवी और पंडित विनय चंद्र मौदगल्य का अतुलनीय योगदान। सभी विभूतियों को संस्कृति भारती का नमन। मनोज माइंडकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।